नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे जो लेब असिस्टेंट का संपूर्ण जो सिलेबस था उसके संदर्भ में टॉपिक वाइज अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी की उद्भव के संदर्भ में अपने सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब अपन देखेंगे पृथ्वी के जो महाद्वीप और महासागर है उनका वितरण किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में, ठीक है ना। पृथ्वी पर जो है महाद्वीपों व महासागरों का वितरण है, ये अगला टॉपिक है अपना। आंतरिक संरचना अपन ने इससे पहले देख ही ली है। आंतरिक संरचना के अंदर अपन ने जो क्रस्ट है, प्रवार है, मेंटल है, उनकी चर्चा कर ली। इसके आंतरिक रोड और बाह्य रोड की चर्चा विस्तार से कर ली है, ठीक है। तो अब देखेंगे महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। प्रारंभ में महाद्वीप और महाद्वीपों के संदर्भ में यह कथन आता है कि ये सारे एक ही स्थान पर थे। महाद्वीप, ये महाद्वीप एक ही पिंड के रूप में थे, यानी एक ही पिंड के रूप में थे प्रारंभ के अंदर, ठीक है। ऐसा विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार का कई तरह के साक्ष्य देकर के बताया है अपने को कि सारे पिंड है वो सारे के सारे प्रारंभ में एक ही स्थलखंड के टुकड़े होते थे। जैसे सबसे पहले 1596 के अंदर एक डच था, एक डच मानचित्रवेत्ता था। तो उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण जो स्थलखंड है उनको एक ही स्थान पर बताया। जैसे कि उसका नाम था इब्राहिम आर्टेलियस ने सबसे पहले ये बताया कि सभी महाद्वीप एक ही पिंड के रूप में थे प्रारंभ में। ये संभावना जाहिर की इन्होंने सबसे पहले, और इन्होंने साम्यता बताई जो अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका उनके संदर्भ में, ठीक है ना। तो उसके बाद में एक अन्य जो तर्क आया, जैसे उसका नाम है एंटोनियो पेलिग्रिनी ने भी एक मानचित्र बनाया और उसके अंदर भी ये संभावना जाहिर की कि सारे स्थलखंड है वो एक पिंड के रूप में, यानी अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिका है, ये आपस में जुड़े हुए थे। यानी विभिन्न प्रकार के जो साक्ष्य है यहीं से मिलते हैं सबसे पहले। तो इनका फिर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे, वहाँ इनकी बनावट किस प्रकार से इस तरह की आई, उसके संदर्भ में अपन देखें तो थोड़ा अपन विस्तार से यदि देखें तो प्रारंभिक जो भाग था उसको सारे महाद्वीप एक ही जगह जुड़े हुए थे, उसका नाम दिया गया था पेंजिया। उसको पेंजिया कहा गया था, ठीक है। यानी ये जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इस नाम से एक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। कब? 1912 में अपना सिद्धांत दिया अल्फ्रेड वेगनर ने, जिसमें उसने महासागर महाद्वीपों के वितरण के बारे में चर्चा की थी। तो उन्होंने संपूर्ण स्थलखंड जो था उसको एक नाम दिया कि ये पेंजिया दे दिया, और इस स्थलखंड के चारों ओर अतः जलराशि को स्वीकार किया, या पानी था उसके चारों ओर, ठीक है ना। तो इसको नाम दिया इसने पेंथालासा, ठीक है। पेंथालासा नाम दिया। इसने बताया कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस पेंजिया का विभंजन हो गया, यानी इसके टुकड़े हो गए, एक भाग उत्तरी रह गया और एक दक्षिणी हो गया। तो पेंजिया के दो भाग बने, एक का नाम उत्तरी भाग का नाम लारेशिया रख दिया गया और दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड रख दिया गया। गोंडवाना
लैंड नाम रख दिया गया इसका, ठीक है ना। तो ये दो भाग बन गए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। पेंजिया का विभाजन हुआ है तो दो भाग बन गए। फिर वेगनर ने कहा है कि ये विभाजन हुआ तो उसके बाद में कालांतर में फिर से इनका विभाजन होता गया और ये पिंड है और टूटते गए, तो उनके और टूटने से इनका इस पिंड का इस प्रकार से और विभाजन हुआ, इसके टुकड़े बनते चले गए। तो इनके और विभाजन हुआ किसका, गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ से कौन कौन से भाग बने, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर द्वीप और प्रायद्वीपीय भारत, इसी का भाग है, ठीक है। और अंटार्कटिका, ये जो भाग है सारे किसके विभाजन से बने थे, गोंडवाना लैंड के विभाजन से बने थे। और जो लारेशिया है इसका विभाजन हुआ तो यहाँ से कौन से भाग बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है, इनका निर्माण हुआ था। इन चार का निर्माण किसके से, लारेशिया के विभाजन से हो गया। और ये जो है गोंडवाना लैंड का पुनः विभाजन होता है तो उसका निर्माण है, उसमें दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, भारत प्रायद्वीपीय, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका आदि महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। इस प्रकार से आगे कालांतर में ये जो पेंजिया है उसका अनेक टुकड़ों में विभाजन होकर के पहले इसके दो भाग हुए, फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद में इनका पुनः विभाजन होता है। तो ये घटना जो इस पेंजिया का विभाजन हुआ है वो 20 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी जाती है। ऐसा स्वीकार किया है अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपना सिद्धांत दिया था। तो संपूर्ण स्थलखंड को पेंजिया कहा और उसके बाद में उसके चारों अथाह जलराशि मानी उन्होंने, तो उसको पेंथालासा कहा। जहाँ जहाँ दरार आई इनका विभाजन हुआ वहाँ यह पानी भर गया, पानी भरने से महासागर बन गए। जहाँ जहाँ दरार आई और जहाँ जहाँ दरार आने से खाली जगह हुई वहाँ पानी प्रवेश कर गया और पानी भर गया, उसके बाद में महासागरों का निर्माण वहाँ पे हो गया। फिर इनमें प्रवाह हुआ, ये जो अलग अलग टुकड़े बने थे इन टुकड़ों में प्रवाह हुआ। तो प्रवाह के लिए दो बल स्वीकार किए गए। कितने बल, दो बल स्वीकार किए गए। एक तो ध्रुवीय फ्लाइंग बल, फ्लिंग बल भी बोलते हैं इसको, और दूसरा बल जो था उसका नाम है ज्वारीय बल। दो बलों को उन्होंने स्वीकार किया वेगनर ने कि इनमें जैसे ही पानी भर गया तो ये जो स्थलखंड थे वो पानी के ऊपर एक प्रकार से कहें तो तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। तो इनका क्या है, फिर आगे जाकर के विस्थापन हो गया। विस्थापन हुआ तो एक तो ध्रुवीय फ्लाइंग बल, ठीक है ना, यह तो हो गया पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण। इसकी उत्पत्ति होती है, यानी पृथ्वी घूर्णन बल के कारण इनका विस्थापन हुआ। और यह जो है भूमध्य रेखा की ओर इनका संचलन होता है। और सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण ये दो बल स्वीकार किए इन्होंने, ठीक है ना, ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल के कारण ऐसा हुआ। यानी इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो गया, विस्थापन हो गया, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। फिर इसमें अन्य बिंदु है कि ये वास्तव में क्या एक ही स्थान पर थे, तो इसके लिए कुछ पक्ष में प्रमाण दिए गए। तो अपन इसको लाइन टू लाइन लिखें। शॉर्ट रूप में इसको लिखें अपन, तो किस रूप में लिखेंगे, महाद्वीप और महासागरों का वितरण के संदर्भ में अपन इसको यदि पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें तो देखो महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया,
1912 में, ठीक है ना। वेगनर जर्मन था, ये जर्मनी का था, जर्मन भूगोलवेत्ता, तो इन्होंने इसके ऊपर अपना सिद्धांत दिया। उसके बाद में जो संपूर्ण स्थलखंड थे, संपूर्ण स्थलखंडों को एक पिंड के रूप में स्वीकार किया, उसका नाम क्या रखा? पेंजिया रखा, ठीक है। पेंजिया के चारों ओर अथाह जलराशि को स्वीकार किया और उसका नाम क्या रखा? पेंथालासा, ठीक है ना। उसके बाद में वेगनर ने कहा कि पेंजिया का विघटन हुआ कब हुआ? 20 करोड़ वर्ष पूर्व है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व है, ठीक है ना। उसके बाद में दो भाग बने, पेंजिया के दो भाग बने, कौन कौन से? एक का नाम रखा गया लारेशिया और दूसरे का नाम रखा गया गोंडवानालैंड, ठीक है ना। लारेशिया है, उससे जो प्रमुख भाग बने उसमें जैसे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और बड़ा द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड, इनका निर्माण हुआ। और गोंडवानालैंड से जो निर्माण हुआ है उसमें दक्षिणी अमेरिका, नोट करते चलें तो फ़ायदा हो जाएगा, अफ्रीका, कईयों की डिमांड भी है कि नोट्स रूप में अपन नोट भी कर सकें, प्रायद्वीपीय भारत, इसके बाद में अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एक द्वीप है मेडागास्कर, अफ्रीका के पूर्व में। इस प्रकार से इन पिंडों का निर्माण गोंडवानालैंड से होता है और इनका निर्माण लारेशिया से होता है, ठीक है। लारेशिया का दूसरा नाम और है अंगारालैंड, ये लारेशिया का दूसरा नाम है, अंगारालैंड भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन देखें तो यह इसके लिए प्रवाह के लिए बल, वेगनर ने प्रवाह बल स्वीकार किए, तो प्रवाह के लिए दो बल स्वीकार किए गए थे। एक का नाम रखा गया ध्रुवीय फलिंग बल और दूसरा बल रखा गया ज्वारीय बल। यह सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल था और यह पृथ्वी का घूर्णन बल था, जिसको पोलर बल भी कहा जाता है। ध्रुवीय बल को पोलर बल भी कहते हैं, ठीक है ना, यह भी कहा जाता है इसको पोलर बल, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण में होता है, ध्रुवीय बल भी कहते हैं, और दूसरा ज्वारीय बल और जो सूर्य और चंद्रमा के कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यह एक वेगनर ने स्वीकार किया कि संपूर्ण स्थलखंड इस रूप में थे, आगे कालांतर में उनका विभाजन होकर के इस रूप में बन गए। फिर पक्ष में तर्क, भाई कौन से ऐसे तर्क है जो ये बताते हैं कि वास्तव में एक थे? तो एक तो पहला तर्क दिया कि तटों में साम्य था, तटों में साम्यता के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया, यानी अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के दोनों तटों को, जो अटलांटिक महासागर की ओर थे ना, तटों को मिलाया गया कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर मानचित्र के माध्यम से मिलाया गया। तो उसमें पाया गया कि वो
सिमिलर, उनकी जो सीमाएं थी वो समान आकार की थी। और उनके जो उनके जो डायग्राम बनाया गया वो 1000 फेदम गहराई से, उनका 1000 फेदम गहराई से ये लिया गया था। फेदम समुद्री गहराई मापने की इकाई होती है। फेदम समुद्री गहराई मापने की इकाई होती है। 1 फेदम बराबर 6 फीट होते हैं। 1 फेदम बराबर 6 फीट होते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो यह पहला प्रमाण था। अफ्रीका और अमेरिका के तटों को मिलाया गया तो उनमें सिमिलरिटी पाई गई, वो एक जैसे फिट हो रहे थे, जिसके लिए कहा गया जिगसा फिट। एक जिगसा फिट यानी जैसे कि वैसे वो फिट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था। दोनों प्रारंभ में एक ही स्थलखंड के टुकड़े रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा टीलाइट चट्टानें, दूसरा टीलाइट सेलें। ठीक है ना। तो टीलाइट निक्षेप यदि कह सकते हैं इसको, तो इसमें देखा गया टीलाइट सेलें जो होती है वो अवसादी सेलें होती है। अवसादी सेलें जो हिमानी के द्वारा निक्षेप से बनती है। हिमानी के द्वारा निक्षेप से बनती है, उनको टीलाइट सेलें कहा जाता है। और ये देखा गया तो अपने अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और इनका जो क्षेत्र मेडागास्कर द्वीप है, इनके ऊपर जो अवसादी सेलें जो थी, जो टीलाइट चट्टानें थी, जो हिमानी से निर्मित चट्टानें थी, उनमें साम्यता पाई गई थी। तो इस साम्यता के आधार पर भी कहा जा सकता है कि वास्तव में ये एक रहे होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा अन्य इसके साम्यता के पक्ष में तर्क अपन देखें तो अगला बिंदु है प्लेसर निक्षेप। अगला है तटों की साम्यता में अपन देखें प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप की यदि बात करते हैं अपन, तो अपन देख रहे थे साम्यता, तटों के अंदर जो साम्यता है उसके अंदर अपने विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में तर्क। ठीक है, तो उसमें प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप क्या है कि अपन ने देखा है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो पश्चिमी तट है उसमें घाना जो देश है उसका जो तटीय क्षेत्र है वह दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के पूर्वी तट पर जब वहाँ के निक्षेप देखे गए तो वहाँ पर प्लेसर निक्षेप यानी स्वर्ण शिराओं के निक्षेप पाए गए। ठीक है ना। सोने के निक्षेप दोनों साइड में देखे गए, यानी ब्राज़ील के तट पर भी, पूर्वी तट पर भी मिले इस तरह के निक्षेप, और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भी इसके तरह के निक्षेप पाए गए। तो दोनों को यदि देखा जाए तो सेम निक्षेप मिलने का मतलब क्या हुआ, जैसे भाई ये अपना अमेरिका है और यहाँ ये मान लेते हैं अपना अफ्रीका है, इस रूप में है। ठीक है ना। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पे ब्राज़ील के इस तट पर ये घाना यहाँ पे है। ठीक है ना। यहाँ ब्राज़ील का पूर्वी तट है ये। तो यहाँ दोनों जगह जब प्लेसर निक्षेप देखे गए तो दोनों समान काल के देखे गए थे। लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व है यहाँ की सेलें थी। ठीक है ना। तो उस वजह से उन दोनों में जो सिमिलरिटी है उसके आधार पर माना जाता है कि प्रारंभ में जो संपूर्ण स्थलखंड थे वो पेंजिया के रूप में एक रहे होंगे। ठीक है ना। अगला जो पक्ष में तर्क है वो है चट्टानों में साम्यता। चट्टानों में साम्यता का मतलब है कि अपन ने जब ये देखा गया कि दक्षिणी अमेरिका जो है उसके यह तट है, यहाँ की सेलें, और अफ्रीका महाद्वीप के इस तट की जब सेलों की कालक्रम ज्ञात किया गया, दक्षिणी अफ्रीका व ब्राज़ील के
तटों की चट्टानों की आयु जब ज्ञात की गई, किस पद्धति से? आजकल रेडियो कार्बन पत्ती है, कार्बन C14 पत्ती जो है उससे याद की गई, तो पता चल रहा है कि ये दोनों साइड की सेलें 200 करोड़ वर्ष पुरानी है, 200 करोड़ वर्ष से पुरानी है। ठीक है ना। तो ये दोनों साइड की सेलों की जब पता लगा, सेम पाई गई, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो स्थलखंड है पहले एक रहे होंगे, आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये भी तटों की साम्यता के रूप में भी एक महत्वपूर्ण इसका प्रमाण देखने को मिलता है। उसके बाद में दोनों ओर वनस्पतियों व जीवों में साम्यता। अब देखा गया कि दोनों ओर के जो भाग है, यहाँ की वनस्पति, यहाँ के पेड़ पौधे जो है उनके अंदर देखा गया, तो दोनों की जब जानकारी हासिल की गई तो उनमें भी समानता पाई गई। और कई जीव है, जैसे कि ये मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ अपना भारत है, तो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका तीनों के अंदर एक प्रमुख रूप से जीव पाया जाता है जिसका नाम है लेमिंग। ठीक है ना। लेमिंग प्रजाति का जीव। तो ये लेमिंग प्रजाति 3 जगह मिलती है, जैसे कि एक तो अफ्रीका, मेडागास्कर और भारत। इन 3 जगहों पे लेमिंग प्रजाति के जीव पाए गए। ठीक है ना। इस कारण ऐसा माना गया कि वास्तव में ये मेडागास्कर, अफ्रीका और भारत प्रारंभ में एक ही रहे होंगे, ये इसका प्रमाण माना गया। ठीक है ना। और तीनों को मिलाकर के लेमुरिया कहा गया। पूछ ले भाई, लेमुरिया किसे कहा गया? तीनों को मिलाकर के लेमुरिया कहा गया। अफ्रीका, मेडागास्कर और भारत तीनों को एक साथ कंबाइंड रूप से लेमुरिया का नाम दिया गया। ठीक है। तो ये भी एक पक्ष में प्रमाण है। इसके अलावा यहाँ एक प्रजाति और है, इस भाग में एक प्रजाति और थी, मेसोसार्स। ये जो मेसोसार्स जीव है, ये देखे गए अफ्रीका जो महाद्वीप उसके केप दक्षिणी जो भाग है यहाँ पे, और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे जब इन जीवों को देखा गया तो यहाँ पे मेसोसार्स, ठीक है ना, तो दोनों जगह इन जीवों के अवशेष पाए गए। ठीक है। और उनके चलने का जो परिवर्तन, उनके रेंगने वाले जीव है ये, तो उनके संदर्भ में यह पाया गया है कि ये पश्चिम की ओर गति कर रहे थे, पश्चिम की ओर गति कर रहे थे, और फिर कहाँ गिर जाते? समुद्र में गिर रहे थे, इधर से आकर के समुद्र में गिर रहे थे। तो इससे माना जाता है कि प्रारंभ में ये किसी समय विशेष में ये पश्चिम की ओर जाया करते थे, और कालांतर में विभजन हो गया। तो आज ये इस बात को यह प्रमाणित करता है कि ये इस ओर जाते थे तो पहले एक रहे होंगे, और आज ये अलग हो गया तो ये समुद्र में गिर के यहाँ पे नष्ट हो जाते होंगे। तो ये भी एक प्रकार से कहें तो मेसोसार्स जीवों का उपलब्ध होना दोनों तटों पर, ये भी इसके पक्ष में तर्क है। ठीक है। तो ये इसके प्रमुख रूप से देखें तो पक्ष में तर्क है। तटों में साम्यता है, दोनों ओर का जो तट है उनके अंदर प्लेस निक्षेप है, टीलाइट सेलें है, ठीक है ना, रेंगने वाले जीव है यहाँ पे, ठीक है ना, लेमिंग प्रजाति के जीव है, इन सब के अंदर समानता देखी गई है। उसके बाद में इसको और अधिक प्रमाणित करने के लिए आर्थर होम्स ने एक सिद्धांत दिया था। आर्थर होम्स ने 1923 में एक सिद्धांत दिया, शैवैन धारा सिद्धांत। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार धरातल के अंदर या पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं
और इन तत्वों में क्या होता है, इन तत्वों में ऊर्जा का संचार होता है, यानी एक भाग से दूसरे भाग की ओर ऊर्जा का संचार या प्रवाह होता है। ठीक है, और इस प्रवाह के कारण संपूर्ण जो स्थलखंड है या संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके अंदर जो मेंटल है उसके अंदर ये होम्स ने कहा कि मेंटल में ये तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं और इन तत्वों की प्रधानता मेंटल या प्रावार में देखी गई, तो वहाँ ऊर्जा का संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि देखा गया तो कई विद्वानों ने इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है वेगनर के सिद्धांत का खंडन किया। वेगनर का जो सिद्धांत था उसका कई विद्वानों ने इस सिद्धांत के आर्थर होम्स सिद्धांत के आधार पर क्या किया, खंडन किया। ठीक है ना, तो यह दिया आर्थर होम्स ने कब, 1930 के अंदर, 1930 के अंदर। फिर आगे जाकर के और अन्य प्रमाणों के लिए प्रयास किए गए, तो तब ये देखा गया कि महासागरीय अध्ययन स्थल की बनावट, महासागरीय अध्ययन स्थल की बनावट ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब महासागरीय अध्ययन स्थल में इसको 3 भाग है, इसके कितने भाग है, 3 भागों में बांटा अध्ययन स्थल को। ठीक है, अब वो 3 भाग जो अध्ययन स्थल के थे उसमें एक तो था महाद्वीपीय सीमा। ठीक है, और दूसरा है महाद्वीपीय बेसिन। ठीक है, महाद्वीपीय बेसिन, और तीसरा इसमें है मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक। 3 भाग इसके हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये महासागर है, इसमें यहाँ से सीधा न होकर के महासागर इस रूप में मिलेगा, कहीं गहरा मिलेगा, कहीं किस रूप में मिलेगा, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ अपन देखें तो ये महाद्वीप है, यहाँ पे ये तो स्थलखंड है, तो इसकी ये जो सीमा है, पहले वाली जो सीमा है, ये महाद्वीपीय सीमा कहलाती है। इसके 3 भाग या 4 भाग करते हैं कहीं पे, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, ठीक है ना, और महाद्वीपीय बेसिन। 3 भाग मुख्य रूप से इसके करते हैं। एक भाग कई जगह ऐसा भी आता है महाद्वीपीय गंभीर, तो 3 भाग, 4 भाग भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये महाद्वीपीय सीमा के भाग है। उसके बाद में बेसिन शुरू होता है, लहरों के द्वारा लाकर बारीक मिट्टी का निक्षेप किया जाता है उसके जमाव के कारण, और मध्य महासागर में कुछ पहाड़ियाँ लावा निक्षेप से बनती है, उनको मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसके प्रमुख 3 भाग है ये महाद्वीपीय सीमा। ठीक है, तो ये भी, ये चीज़ें भी है, ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, वो भी अपने को महाद्वीप और महासागरों के वितरण को समझने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। ठीक है ना, तो इनको पढ़ने से भी पता चलता है कि वास्तव में महाद्वीप और महासागर जो थे वो प्रारंभ में किस रूप में थे। अब यहाँ पर देखिए अध्ययन स्थल की बनावट में सबसे पहला है महाद्वीपीय सीमा। तो ये महासागर व महाद्वीपों का मिलन स्थल, यानी जहाँ दोनों शुरू होते हैं उसको महाद्वीपीय सीमा कहा जाता है। तो इसके प्रमुख रूप से मैंने भाग बताए, मध्य महाद्वीपीय शेल्फ, एक महाद्वीपीय मग्न तट, एक महाद्वीपीय बेसिन, ढाल, ठीक है ना, और गंभीर। ये 4 भाग मिलते हैं। दूसरा जो बिंदु है ये वाला, तो इसमें महासागर में
लहरों द्वारा या नदियों के द्वारा, नदियाँ जब अपना मुहाना बनाती है, नदियों द्वारा निक्षेपित मैदान, निक्षेपित मैदान, ये दूसरा भाग है। तीसरा जो है ना वो है मध्य महासागर में, मध्य महासागर में पाई जाने वाली जलमग्न पर्वत श्रेणियां, ठीक है ना, मध्य महासागरीय कटक कहलाते हैं, मध्य महासागरीय कटक कहलाते हैं। अब इन कटकों का निर्माण क्यों होता है, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण वो यह है कि जहाँ पे महासागर के अंदर जहाँ दो तरह की प्लेटें मिलती है, दो तरह की प्लेट आपस में मिलती है, उस प्लेट के जॉइंट के सहारे अंदर से लावा बाहर निकलता है। क्या निकलता है? लावा बाहर निकलता है। लावे का निक्षेप कहाँ हो जाता है भाई? मध्य महासागर के अंदर लावे के निक्षेप से विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के कटक बन जाते हैं, पहाड़ियाँ बन जाती है, ठीक है ना। और इन पहाड़ियों को ही मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? मध्य महासागरीय कटक। तो ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र होते हैं, ज्वालामुखी सक्रिय भाग होते हैं। यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार के तहत लावा प्राय प्राय बाहर निकलता रहता है। तो इस प्रकार से ये थे महाद्वीप और महासागरों के वितरण में महाद्वीपों का जो विस्थापन है उसके संदर्भ में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उसके पक्ष में तर्क, और महासागर जो है उसके अधः तल की बनावट के संदर्भ में, ठीक है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे कि किस प्लेटें किस प्रकार से हमारी पृथ्वी प्लेटों से बनी हुई है, प्लेट होती क्या है और उन प्लेटों में किस तरह का संचलन होता है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखें पढ़ें हमारा मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन जियोग्राफी।